इस वीडियो में हम करेंगे स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 2, जिसका नाम है बच्चों के स्वास्थ्य की आवश्यकता और विद्यालय के संबंध में बच्चों का स्वास्थ्य। यहाँ पर जो बालक हैं या जो हमारा स्टूडेंट है, हम उसे स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में रखकर बात करेंगे और स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है स्वास्थ्य जागरूकता व आकलन, स्वास्थ्य कार्ड और स्वास्थ्य अभियान। तो ये चार चीजें यहाँ पर, पहला तो है स्वास्थ्य जागरूकता व आकलन। तो सबसे पहले हम हेल्थ अवेयरनेस यानी जागरूकता की बात करते हैं। तो जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो स्वास्थ्य जागरूकता का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्वास्थ्य के प्रति बालकों को जागरूक बनाना एक विद्यालय का ये परम कर्तव्य होता है। रोकथाम से इलाज बेहतर है, इस पर जोर देना कि बाद में इलाज करने से अच्छा है कि हम पहले से ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बच्चों में इन चीजों की समझ को पैदा करना। तीसरी बात कि स्वस्थ क्रियाओं की जानकारी देना। एक विद्यालय में हम बच्चों को जो स्वस्थ क्रियाएं होती हैं, चाहे वो व्यायाम हो या साफ सफाई से रिलेटेड हो, ये सारी जानकारी हम बच्चों को देते हैं। दिनचर्या को अच्छा बनाना, उन्हें दिन भर में क्या क्या काम कब कब कैसे करना है, ये सारी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, हाथ धोने हैं खाने से पहले। तो ये सारी जो जानकारी है विद्यालय बच्चे को देता है। बीमारियों की सामान्य जानकारियां देना, जैसे जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, सर दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा मसल पेन है तो क्या करना है। तो ऐसी सामान्य जानकारियां हमें उसे देनी होती हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना, और विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, विद्यालय की तरफ से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो टाइम टाइम पर जांच कराना हो, चाहे वो आयरन की गोलियां देनी हो, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने हो, तो ये सारी सेवाएं जो है विद्यालय टाइम टू टाइम करेगा। अब आगे है हमारा स्वास्थ्य आकलन यानी कि हेल्थ असेसमेंट। अब जो हमारा विद्यालय है वो बच्चे के स्वास्थ्य को आकलन यानी कि एक तरह से जांच कैसे करेगा उसकी। तो विद्यालय में शिक्षक, डॉक्टर व विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण ही स्वास्थ्य आकलन कहलाता है। यानी टीचर, डॉक्टर या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो स्कूल में आएंगे और बच्चों का जो है पूर्ण परीक्षण करेंगे, जिसे हम स्वास्थ्य आकलन कहते हैं। इससे बालकों के स्वास्थ्य के स्तर का पता चल जाएगा। इसमें दो तरह के आपके आएंगे जो आकलन है, एक तो है दैनिक स्वास्थ्य आकलन और दूसरा है सामयिक स्वास्थ्य आकलन। तो जो दैनिक वाला है उसे तो हम प्रतिदिन करते हैं, रोज चेकअप होता है ये चीजों का। जैसे मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के नाखून चेक करना, आंख, कान और दांत, ये सारी चीजें चेक करना। दूसरा जो सामयिक स्वास्थ्य आकलन है, ये डॉक्टर द्वारा चेकअप होता है और ये निश्चित समय में होता है, चाहे वो 6 महीने में हो या साल भर में हो या 3-4 महीने में एक बार बाहर से डॉक्टर आते हैं और फिर बच्चों का परीक्षण करते हैं। शिक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो स्वास्थ्य आकलन है। माता पिता को भी इससे जानकारी मिलती है। मान लीजिए बीमारी है कोई बच्चे को ऐसी जिसकी खबर माता पिता को भी नहीं है, तो विद्यालय की तरफ से ये जानकारी माता पिता को दी जाएगी। संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्शियस डिजीज बच्चे को हो गया है, तो जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी कवर अप कर पाएंगे और दूसरे भी इससे बीमार ना हो पाए। अगली चीज है कि मानसिक व शारीरिक स्थिति के अनुसार शिक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमें पता चल जाए कि किसी बच्चे में किसी तरह की जो है त्रुटि है, तो फिर हम उसी तरीके से शिक्षा विधि उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगली चीज, इस स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था जो है विद्यालय कराएगा उसी हिसाब से। तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य आकलन के महत्व हैं। तो एग्जाम में कई बार महत्व भी पूछ लेता है, तो भी आपको इन्हीं पॉइंट से अपने आंसर बनाने हैं। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य कार्ड यानी कि जो हेल्थ कार्ड होते हैं वो। ये जो हेल्थ कार्ड का पूरा पैटर्न है मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप इसको देख लीजिए। और फिर अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आप या तो ये कार्ड भी बनाएंगे और साथ में भी लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सामान्य सूचनाएं आती हैं, बच्चे का नाम हो गया, अभिभावक का नाम, निवास स्थान, प्रवेश संख्या, लिंग, वार्ष और फिर जन्म तिथि वगैरह, ये सामान्य सूचनाएं हैं। उसके बाद आता है वार्षिक चिकित्सीय जांच के प्रमुख आयाम, कि वर्ष में जो एक बार जांच हुआ है उसमें बच्चे का क्या क्या चीजें और कितनी थी, जैसे वजन कितना था, लंबाई, दांत कैसे थे, आंखें, कान, त्वचा, गला और सामान्य साफ सफाई और परिवार के स्वास्थ्य की भी जानकारी इसमें रखी जाती है।
इसके बाद आता है व्यवस्थित परीक्षण। अब इसमें जो परीक्षण किया जाता है वो होता है रक्तचाप का, है ना, ब्लड प्रेशर का, बीएमआई। ये बीएमआई क्या होता है आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है। शॉर्ट नोट तो आएगा ही उठ के इसका, ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लें। आगे है ये इसी यूनिट में है। अगली चीज एलर्जी, अगर किसी तरह की एलर्जी है तो वो पता चलेगी, यहाँ पे श्वसन संस्थान पता चल जाएगा। फिर 8वें नंबर पे चिकित्सा अधिकारी का नाम, जिसने ये चेकअप किया है उसका नाम और साइन होंगे, और इसकी डेट होगी किस दिन चेक हुआ है, और पुनः जांच तिथि कि अब दोबारा कब चेकअप होना है, वो डेट भी यहाँ पे हेल्थ कार्ड पे दी होता है। तो अगला हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य अभियान, ठीक है, हेल्थ कैंपेन जिसको हम कहते हैं। इसे आप एक तरह से निरीक्षण परीक्षण भी कह सकते हैं, जो विद्यालय द्वारा होता है ना चेकअप वगैरह, तो ये एक तरह से अभियान ही तो है, ये जो विद्यालय चला रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। तो इसमें क्या होता है, सिर से पांव तक का निरीक्षण होता है, बच्चों से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, रक्तहीनता की जांच होती है, दंत का परीक्षण होता है, दृष्टि परीक्षण होता है, सुनने की क्षमता का परीक्षण, शारीरिक वजन, कद व लंबाई। तो ऐसी बहुत सारे अभियान के अंदर ये सारी जांच की जाती है विद्यालय द्वारा। आगे है हमारा बीएमआई, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक बार समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सांख्यिकीय मापन है जो व्यक्ति के भार व ऊंचाई की तुलना करता है। इसमें ना वेट और हाइट, एक इंसान की वेट और हाइट को लेकर जो है निकाला जाता है बीएमआई। यह स्वस्थ शरीर का भार जो व्यक्ति की ऊंचाई पर आधारित होता है, ये बताता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका भार और लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो स्क्वायर से उसके भार को भाग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। नीचे फॉर्मूला है, मैं भी बता दूंगी। बीएमआई चार्ट के प्रयोग द्वारा भी हम इसे निर्धारित कर सकते हैं। एक बीएमआई चार्ट भी होता है जिसमें सारे वजन और हाइट लिखे होते हैं, और फिर बीएमआई का स्तर लिखा होता है। तो या तो आप अपना फॉर्मूले से निकालिए या फिर उस चार्ट में देखिए कि आपका वजन कितना है, हाइट कितना है, और बीएमआई निकालने पे आपका कितना आया, तो क्या वो स्वस्थ है या नहीं। आगे चलते बीएमआई की गणना यानी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, बस शरीर का भार और बटे में डिवाइड कर देना है, ऊंचाई गुना ऊंचाई। यानी आपको जो है ना अपने शरीर का भार ऊपर रखना है जितना भी किलोग्राम है, और नीचे क्या रखना है आपको, आपकी ऊंचाई जो कि मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर निकलता है ना। तो बीएमआई, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका भार है 70 kg और उसकी ऊंचाई है 1.60 मीटर। तो अब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे हमारा आता है 27.34 kg पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आंसर आया। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो 27 आया है हमारा आंसर, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है बीएमआई इंडेक्स के अनुसार या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जिनका 22.0 और 25.0 के बीच में आएगा वो उचित पोषण के हैं। तो ये जो 27.34 आया है, तो ये तो 25 से ज्यादा आ रहा है जो बीएमआई है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, 25 से ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा भोजन ग्रहण करने वाला इंसान है। इसका मतलब कि उसका वजन ज्यादा है और वो मोटापे से ग्रस्त है। तो बीएमआई हमें इस तरीके से हेल्प करता है। तो ये जो है ना हमारा 22 से 25 के बीच में ही आना चाहिए। अगर ये 22 से कम है तो कहीं ना कहीं आप कम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंकलन किया जाता है। आप अपना खुद का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वजन रखिए और नीचे जो भी आपकी हाइट है मीटर में उसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पोस्चर, आसन शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये लैटिन भाषा के शब्द जो है पोनेर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रखना या स्थान ग्रहण करना। शरीर की अंगों की विभिन्न क्रियाएं करते समय विशेष स्थिति में साधने को ही आसन कहते हैं। पोस्चर मतलब जब भी आप कोई क्रिया कर रहे होते हो, उस क्रिया को करने का जो शारीरिक स्थिति होनी चाहिए, अगर आप वही रखते हैं तो आप आसन में होते हैं। आसन हमारी क्रियाशीलता, सचेतना, आंतरिक शक्ति, विश्वास और व्यवहार को दर्शाता है। तो अगर हमारा पोस्चर अच्छा होता है तो ये सारी ही चीजें हमारी दर्शित होती हैं। एक अच्छा आसन जिसमें शरीर के सभी अंग सामान्य स्थिति में हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा अच्छा आसन कहलाता है। मान लीजिए भागते हुए जैसी स्थिति होनी चाहिए, हम वैसे ही भाग रहे हैं, हमारे कंधे झुके नहीं होने चाहिए, हमारे पैर एकदम ऐसे एड़ी टेबल ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो पोस्चर अच्छा है।
परिभाषा की यदि बात की जाए तो संतुलित आसन वह है जिसमें सिर, गर्दन, कंधे, कमर, कूल्हे और अंग एक सीधी रेखा में होते हैं। एक अच्छे आसन के महत्व क्या है ये देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा दिखाई देना, अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आप दिखने में भी अच्छे लगते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व होता है ये, अगर आप अच्छे पोस्चर में रहते हैं ना तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, अदरवाइज आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। ये तनाव कम करता है, शारीरिक जो तनाव हो, क्योंकि गलत पोस्चर में रहने से, सोने से, खाने पीने से क्या हमारे शारीरिक दुख भी बढ़ जाता है, कभी हड्डी में दर्द है, कभी हाथ में, पैर में, ऐसा होता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि हम सही पोस्चर में होते हैं तो हमारा शरीर जल्दी थकता भी नहीं है और हम किसी भी काम को देर तक करते हैं। चोट से बचाव में मदद मिलती है, सही पोस्चर होने की वजह से हमें चोटें भी कम लगेंगी। सामाजिक महत्व है, सीधी सी बात है, आप समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा यदि आप अच्छे पोस्चर में रहते हैं तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। थकावट में कमी, रोगों व विकारों से बचाव करता है, स्थिरता व संतुलन लाता है और वाक शक्ति को भी बढ़ाता है, जो कि डायफ्राम से संबंधित होती है। अब आप कहेंगे बोलने से क्या कनेक्शन है पोस्चर का, तो ये है, बिल्कुल है। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपका जो कंठ है उसका पोस्चर ठीक होना चाहिए, ये नहीं कि आप कंठ को दबाकर बोलें तो आप जल्दी थक जाएंगे। तो एक पोस्चर होना चाहिए ताकि आपकी वाक क्षमता भी बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है सामान्य आसन संबंधी विकृतियां और उनके उपचारात्मक क्रियाएं, यानी कि आसन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं वो, और फिर हम उसको ठीक करने के लिए कैसे उपाय अपना सकते हैं। तो इनमें से भी सारे तो नहीं, लेकिन दो तो वो पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन में कि इन दो के वो बताइए कि क्या उपाय हैं यदि ऐसा हो जाता है तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ था हमारा वो था नो नी, यानी घुटनों का टकराना। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे चल रहे होते हैं कि उनके दोनों घुटने आपस में टकरा रहे होते हैं। ये टिबिया व फीमर हड्डी को अंदर झुका देते हैं। जो हड्डियां हमारी इन पैरों में होती हैं ये अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं और खड़े होने पर घुटने जुड़ जाते हैं और पैरों के बीच दूरी बढ़ जाती है ना। घुटने तक तो जुड़े रहेंगे पैर, लेकिन नीचे से फैल जाते हैं, तो चलने दौड़ने की समस्या हो जाती है और दिखने में भी अलग से दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तंग कपड़े पहनना, संतुलित आहार न लेना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी, फैट या वेट ज्यादा होना, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। खैर हमारा जो सिलेबस है वो ये कहता है इसके उपाय बताइए, रेमेडीज बताइए। तो जो रेमेडीज है वो ये है कि नियमित रूप से पद्मासन और गौमुखासन करने चाहिए। ये कौन से आसन है ये मुझे भी नहीं पता, बस आपको याद करना है कि अगर नौकनी की प्रॉब्लम है तो आपको पद्मासन और गौमुखासन करने हैं। ये दो तरह के आसन हैं। घुड़सवारी करना चाहिए और तेल द्वारा टांगों को दबाव देकर अंदर की तरफ मालिश करेंगे, ठीक है। और दोनों घुटनों के बीच बॉल दबाकर चलना। हाँ जी, दोनों घुटनों के बीच में फुटबॉल रख लीजिए या छोटी बॉल और फिर चलने की कोशिश करना है। अगली जो हमारी समस्या है वो है धनुषाकार टांगे यानी बो लेग्स। इसमें क्या हो जाता है कि फीमर और टिबिया हड्डी जो हमारी इसमें होती है, हाँ, लेग्स में, वो बाहर की ओर घूम जाती है और एक तरह का ये वक्र बन जाता है जिसे हम जेनुवरम भी कहते हैं। ये भी एक नाम है इस बीमारी का। इसके कारण हो सकते हैं असंतुलित आहार, कम उम्र में ज्यादा वजन उठाना, रिएट्स की बीमारी हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? तेल द्वारा बाहर से अंदर की तरफ मालिश, यानी उल्टा कर देंगे उसका। घुटनों को बाहर से सहारा देने के लिए कैपिलर का प्रयोग करेंगे, एक तरह का उपकरण होता है, और दोनों पैर आपस में मिलाकर खड़े हों, घुटने तक नरम कपड़े कसकर बांधकर बैठने की कोशिश करें और फिर इसको रिपीट करें रोज। तो ये कुछ तरीके हैं बो लेग्स से बचने के। अगला जो हमारा है वो है फ्लैट फुट यानी चपटा पैर। इसमें क्या होता है कि पैर चौड़े या चपटे हो जाते हैं। जब आप जमीन पे पैर रखेंगे तो वो पूरा फैल जाता है पैरों के बीच में जो उचित चाप नहीं होता। आप कभी भी देखेंगे आपके पैर गीले हों और आप चलते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह रह जाती है, तो ऐसे में क्या होता है वो खाली जगह नहीं रहती, तो पैरों में इससे दर्द हो सकता है, चलने में दिक्कत होती है। इसके कारण ना मांसपेशी की कमजोरी, मोटापा, अनुचित जूते पहनना या फिर ज्यादा भार उठाना हो सकता है। इसके उपायों की बात की जाए तो एड़ी को ऊपर उठाना है और फिर नीचे करना है। क्रॉस स्थिति में पंजों की बाहरी सतह पर बैठना, पंजे की सहायता से वस्तुओं को उठाना, पंजे में पेन या पेंसिल पर लिखने का प्रयास करना और नंगे पैर रेत पर या ऊंचे नीचे मैदान पर चलना।
आगे चलते हैं। अगला जो हमारा समस्या है वो है रीढ़ की हड्डी यानी कमर से आगे बढ़ जाना, जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं इंग्लिश में। ये इसमें क्या होता है, कूल्हे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कई लोगों के जो कूल्हे होते हैं वो काफी निकले हुए होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, कमजोर मांसपेशियां, असंतुलित आहार, कुबड़पन के गलत उपचार। कई बार कुबड़पन के गलत उपचार के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो रेमेडीज क्या क्या है इसके, नियमित रूप से आपको कौन से हलासन का अभ्यास करना है। ये एक तरह का आसन एक्सरसाइज होती है। पीठ एवं लेट कर सिर एवं टांगों को एक साथ ऊपर उठाना है और फिर रिपीट करना है। पीठ के बल लेट कर पैरों को 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं। लटक कर दोनों टांगों को कूल्हे के स्तर तक उठाएं और संतुलित आहार लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला और आखिरी जो हमारी समस्या है वो है कुबड़पन यानी कि काइफोसिस। और इसमें क्या होता है, हमारा दो तरीके के होते हैं। या तो पीठ जो है हमारी वो गोल सी बाहर निकल जाती है, या फिर पीछे झुकी हुई पीठ हमारी हो जाती है। कारण ये अनुवांशिकता वाले हो सकते हैं। तंग कपड़े पहनना, अनुचित आसन, गलत फर्नीचर पर बैठना, कंधों पर अधिक भार लेना, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। इसका जो रेमेडी है वो ये है कि अपनी उंगलियों के टिप्स को दोनों कंधों पर रखें तथा अपनी कोहनियों को वृत्ताकार रूप में घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में घुमाएं। और फिर क्या करना है, समांतर बार पर लटकना, चक्रासन व धनुरासन करिए। पीठ के बल लेटकर सिर को ऊपर उठाने से पेट की मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती हैं। कोहनियों को गोलाकार घुमाना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं इन समस्याओं से। अगला हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य की अनुभूति व स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट और परसेप्शंस। ये क्या होता है, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, ये वही चीजें हैं घुमा घुमा कर आ रही हैं। अभी क्या सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि हम खुद अपना आकलन कैसे करें, सेल्फ असेसमेंट है ना। तो स्वयं के स्वास्थ्य को समझकर कि हम अपने, कहते हैं ना, खुद से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। कई बार हम अपनी बीमारी दूसरों को नहीं समझा पाते, अपनी परेशानी दूसरों को नहीं समझा पाते, क्योंकि हम खुद को बेहतर समझते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी बीमारी को समझकर और फिर स्व आकलन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्व आकलन के तरीके हैं, जिसमें कि सबसे पहला है बीएमआई, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। आप खुद, आपको अगर लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ या मेरी हाइट कम है, तो आप बीएमआई निकालिए और फिर देखिए कि आपका जो रेशियो है वो ठीक है या नहीं है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर उसी हिसाब से अपना उपचार कीजिए। दूसरा है शरीर का तापमान नापना है आपको, जिसके लिए आप मुंह, बगल, त्वचा द्वारा भी नाप सकते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है तापमान के कौन कहाँ रहता है। यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में 97.8 से 99 डिग्री होना चाहिए। फ़ारेनहाइट की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर जो थर्मामीटर है वो सेल्सियस वाला है तो 36.5 डिग्री से 37.2 होना चाहिए। अगर इसके बीच में आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज, आप पल्स दर चेक कर सकते हैं, जिसमें हृदय की गति का मापन होता है। इसे क्या धमनियों द्वारा नापना, ये जो हाथ के पास, कलाई के पास जो नसें होती है, इसको पकड़ के आप नाप सकते हैं। ये क्या होना चाहिए, आपका प्रति मिनट 60 से 100 होना चाहिए, तो फिर आप सामान्य हैं। अगला है रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। इसे स्टेथोस्कोप से नापते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसका स्वाकलन कर सकते हैं। इसमें जो है यूनिट दी होती है 120 mm Hg से, जो इस सिस्टोलिक प्रेशर बताता है, और 80 mm Hg है तो वो डायस्टोलिक प्रेशर है, और ये सामान्य माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील की जो प्रोग्राम है उसके बारे में है यहाँ पे। तो अधिक छात्रों के नामांकन व नियमित उपस्थिति में महत्वपूर्ण रहा हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल में आए। मेन इसका उद्देश्य यही था। इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए कि ये कैसे आया। 15 अगस्त 1995 को ये योजना लागू हुई थी। इसमें क्या कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर तो 3 किलो गेहूं व चावल दिया जाएगा प्रति माह। ये पका हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन 28 नवंबर 2001 को क्या हुआ कि पके हुए भोजन को देने की बात कही गई। 2007 में जो है 6वीं व 7वीं को भी इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्राथमिक स्तर को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद 2008 और 9 में 8वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल कर लिया, जो कि अभी तक लागू है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालकों के पोषण स्तर में सुधार करना, गरीब बालकों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि गरीब बच्चा जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो विद्यालय क्या आएगा। अगली चीज है विद्यालय एवं घर के परस्पर संबंध को सुदृढ़ बनाना, कि बच्चा विद्यालय में आए तो उसको कहीं ना कहीं अपने घर जैसी फीलिंग मिलनी चाहिए।
बालकों के मन में विद्यालय के प्रति प्यार पैदा करना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करना। अगला टॉपिक है हमारा केंद्रीय सहायता के संघटक, यानी कि ये जो हमारा मिड डे मील का जो भी था सिस्टम या प्रोग्राम था, इसमें कौन कौन से घटक हैं, कहाँ से पैसा आएगा, किसने कितना योगदान दिया, कैसे बंटवारा किया गया है। तो प्राथमिक बालक जो होता है प्राथमिक स्तर का, उसे 100 ग्राम प्रति स्कूल प्रति दिवस खाद्यान्न गेहूं व चावल दिया जाएगा, और जो उच्च प्राथमिक है यानी 5वीं के बाद 6ठी से 8वीं उसे 150 ग्राम। सेकेंड थिंग की जो खाद्यान्न है, खाने का जो भी व्यवस्था है, जो खाना है, फूड ग्रेन है, उसका 100% भार केंद्र पर होगा। उसके बाद जो पकाने का खर्च होता है, कुकिंग का खर्च, वो 90% सेंट्रल और 10% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। खाद्यान्न का परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वो सारा केंद्र के पास होगा। रसोई घर की व्यवस्था 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट। रसोई का जो उपकरण होता है, जितने भी ऑप्टिकल्स यूज होते हैं, वो सारा 100% केंद्र ही देखेगा। शौचालय व पीने के पानी के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान चला गया, SSA और PHE और भी कार्यक्रम चलाए गए, वो देखेगा। अगली चीज, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हेल्थ रिलेटेड होती है, उसे कौन देखेगा, हमारा DHS यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। तो इस तरीके से जो हमारा मिड डे मील है उसकी जो है पूरी संगठना या फिर घटक जो है वो तैयार किए गए। तो ये था हमारा फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 2।